Today I am going to discuss about the applications of dipole moment. Applications of dipole moment. How it is useful to us. So it will help in determining the polarity of bond. Dipole moment help us in finding out the polarity of bonds. As we know, mu is equal to Q multiply R. So great is the magnitude of dipole moment, higher will be the polarity. अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू आती है इस केस में हाई, इन दैट केस बॉन्ड इज सेड टू बी मोर पोलर. क्लियर है पॉइंट. और पोलर बॉन्ड कब आएगी? जब हमारे पास जो स्पेसिस मतलब जो भी हमारे पास बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, एटम्स वहाँ पर कैसे होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सपोज हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स द वैल्यू ऑफ dipole moment is maximum in case of hydrogen fluoride and is minimum in case of hydrogen iodide. Therefore HF bond is said to be more polar. Therefore the nature of bond is more polar in case of hydrogen fluoride and it will be less polar in case of hydrogen iodide, because in this case fluorine is the most electronegative element. क्लियर है. कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, उस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब ये स्पेसेस कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नाउ दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कंसिडर्ड इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो. क्यों आएगी जीरो? बिकॉज इन दिस केसेस देयर इज नो चार्ज सेपरेशन. देयर इज नो चार्ज सेपरेशन. क्यों चार्ज सेपरेशन नहीं होगा? बिकॉज द EN वैल्यू ऑफ ऑल द एटम्स इन दिस सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल रिमेन सेम. क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आएगी इस केस में सेम होगी, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा. तो उस केस में जो म्यू है या क्यू है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो. क्लियर है. तो डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा कंपाउंड हमारे पास पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है. क्लियर है. अब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो. अगर क्यू की ज़ीरो है तो म्यू भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो. सेकेंड एप्लीकेशन है, इट विल हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर. इट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर. कितना परसेंट करेक्टर आयोनिक आता है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय आयोनिक डाइपोल मोमेंट. जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मीन्स ये हमारे पास गिवन होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और जो आयोनिक वैल्यू हम खुद फाइंड आउट करेंगे. इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर वही फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, और वी कैन यूज डी. डी इज़ द डिस्टेंस कंप्लीट, आर इज़ द रेडियस. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड. ये में गिवन होगा, इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर. यानी कि गिवन कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयोनिक करेक्टर है, जितना परसेंट आयोनिक आएगा उसका रेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? कोवलेंट करेक्टर. नेक्स्ट है, इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सिमेट्री or the shape of molecules. Dipole moment also helps us in determining the symmetry or shape of molecules. क्लियर है. अगर मान लिया किसी कंपाउंड के पास दो या दो से ज़्यादा पोलर बॉन्ड होंगी तो वो कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं हो सकता. ठीक है. अगर उस कंपाउंड के पास मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट है, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.84. सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दिस केस म्यू इज 0.95. डी, डी मीन्स डिबाई. तो जहाँ पर भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आएगी इट मीन्स वहाँ पर स्पेसिस के पास क्या होगा? दैट स्पेसिस विल पोजेस मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट. अगर किसी मोलिक्यूल के अंदर सिमिलर एटम्स अटैच्ड है, ठीक है, if in a molecule similar atoms are attached to central atom, in that case overall dipole moment is considered to be zero if the central atom consists of similar atoms. suppose हमारे पास है CCl4. ठीक है. हमारे पास कंपाउंड क्या लिया हमने? मॉलिक्यूल क्या लिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सारे एटम्स कैसे हैं? सेम. तो इस केस में जो हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ज़ीरो.
ठीक है। तो ये ज़ीरो कब आएगी? व्हेन द मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, जब हमारे पास मोलिक्यूल कैसा होगा? सिमेट्रिकल। इन दैट केस म्यू इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। अदर एग्जाम्पल्स आर सच एज BF3, CH4, हेयर म्यू इज ऑल्सो कंसिडर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी हेल्प से हम मोलिक्यूल की सिमेट्री भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी म्यू ज़ीरो है, इसका मतलब उसकी शेप कैसी होगी? सिमेट्रिकल। अगर म्यू की कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इट मीन्स वहाँ पर ज्योमेट्री जो सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर लॉन पेयर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जरूर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। Dipole moment help us in distinguish between cis and trans isomer. So what are cis and trans isomer? Suppose हमारे पास कोई molecule है having unsaturation. If a molecule having unsaturation means which carry double bond or triple bond. Mainly हम यहाँ पर कौन सी bond लेके चलेंगे? double bond. The molecule or the compounds containing double bond shows two types of isomers, or the compounds containing double bond आर सेड टू पोजेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स ज्योमेट्री के अंदर चेंजेस आएंगे, बाकी फॉर्मूला उसका सेम रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपाउंड है 1,2 डाईक्लोरो इथेन, सॉरी इथीन, 1,2 डाईक्लोरोइथीन। इट मीन्स यहाँ पर जो इथ है, दिस इथ विल एक्ट एज अ वर्ड रूट. It indicate that there are two carbon in the compound. This ene indicate that bond is double. This is first carbon, this is second carbon, and it consists of chlorine atoms. First and second carbon consist of dichloro. Dichloro means एक chlorine इस carbon पे, second इस carbon पे. Now complete the valency by adding hydrogen. अब हमारे पास ये compound है, it is named as 1,2 डाईक्लोरोइथीन। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो आइसोमर्स आएंगे। अब डबल बॉन्ड है, इट मीन्स ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज नेम्ड एज सिस, अदर इज नेम्ड एज ट्रांस। अगर सिमिलर एटम सेम साइड पे हैं तो उसको बोलते हैं सिस, अगर सिमिलर एटम्स अपोजिट साइड पे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है। इफ द सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, then the isomer is called as cis isomer. If they are present on the opposite side, in that case isomer is termed as trans isomer. It can be written like this: C double bond C. अब C पे एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक तरफ क्या प्रेजेंट है? Cl. In the same way it also have hydrogen on one side and Cl on the other side. अब सिमिलर एटम्स यहाँ पर किस तरफ आ गए? सेम साइड। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड C H। यहाँ पर हम ले आए हैं, इसमें इसको पोजीशन को चेंज कर दो। सपोज यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर क्या आ गया? Cl, यहाँ पर H, यानी कि एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं उसकी पोजीशन को चेंज करना है। यू कैन चेंज फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन। क्लियर है? नाउ चेक द डायपोल मोमेंट। इट विल मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। अब यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आपस में इक्वल अपोजिट है डायपोल मोमेंट की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसल। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो। किस केस में ज़ीरो आई है? व्हेन द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, दैट इज इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर। इफ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, आइसोमर इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। इन दैट केस द डायपोल मोमेंट विल नॉट कैंसल विद ईच अदर, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट? लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। इन दिस केस म्यू इज पोजेस टू हैव सम constant value, or we can say that in this case mu is not equal to 0. अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स आइसोमर कौन सा होगा? ट्रांस। अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है, इट मीन्स आइसोमर कौन सा होगा? सिस। तो डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। इट आल्सो हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, meta and para isomers. Distinguish between ortho, meta and para isomers. क्लियर है? सपोज हमारे पास अगर प्रेजेंट है पैरा आइसोमर, इफ वी हैव पैरा आइसोमर, P stands for पैरा आइसोमर, इन दैट केस म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों आएगी 0? बिकॉज इन दिस केस द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड। सो सपोज इफ वी हैव टेकन डाईक्लोरोबेंजीन,
अगर हमारे पास कंपाउंड है डाइक्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज नाउ बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप। कितने क्लोरो है, डाई मीन्स 2। सपोज यहाँ पर पोजीशन प्रेजेंट है फर्स्ट एंड सेकंड पे क्लोरो। नेक्स्ट केस में हमने कर दिया क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, एंड द लास्ट केस वी हैव टेकन दिस क्लोरो ग्रुप्स ऑन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। तो उसके बेसिस पे हमारे पास ये 3 आइसोमर आते हैं। अगर पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की 1 और 2, इट इज़ कोल्ड एज ऑर्थो आइसोमर। अगर 1 और 3 है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे हैं, इट इज़ कोल्ड एज मेटा आइसोमर। अगर वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे है, देन इट इज़ कोल्ड एज पैरा आइसोमर। अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इसमें डाउनवर्ड इसमें अपवर्ड, आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बाकी दोनों केसेस में म्यू की वैल्यू कैसी आएगी, सम कांस्टेंट वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अगर ग्रुप क्लोज टुगेदर है, पास पास प्रेजेंट है, मीन्स ऑर्थो में, तो म्यू की वैल्यू हाई आएगी। ठीक है, आउट ऑफ दीज टू ऑर्थो आइसोमर पोजेस हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इन दिस केस डाइपोल मोमेंट म्यू पोजेस सम लोअर वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फजान्स रूल, FAJANS, फजान्स रूल। व्हाट डज दिस रूल स्टेट, सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एक दूसरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर, मान लें हमारे पास कंपाउंड कैसा है, आयोनिक, तो उसके अंदर बॉन्ड कैसी होगी, आयोनिक। बट इट इज़ कंसिडर्ड दैट, और वी नो दैट द बॉन्ड इज सेड टू बी 100% आयोनिक। अगर सिंपल कंसीडर करते हैं कि कंपाउंड है अगर आयोनिक, तो उसके अंदर 100% बॉन्ड कैसी होगी, आयोनिक। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस है, वो बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होती। एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड आल्सो पोजेज कोवलेंट करेक्टर। यहाँ पर भी बॉन्ड के पास कोवलेंट करेक्टर होगा। अगर बॉन्ड कोवलेंट है, देन इट विल आल्सो पोजेज सम आयोनिक करेक्टर। तो वहाँ पर जो बॉन्ड है उसके पास आयोनिक नेचर आएगा। अगर बॉन्ड आयोनिक है तो वहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर। तो यहाँ पर जो दोनों हमारे पास बॉन्ड बनी है, आयोनिक और कोवलेंट, दे पोजेज मिक्सचर ऑफ पोलर और मिक्सचर ऑफ आयोनिक और मिक्सचर ऑफ कोवलेंट फैक्टर। तो वहाँ पर हमारे पास बॉन्ड के अंदर दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, आयोनिक भी और कोवलेंट भी। इट मीन्स कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है और कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल नेम्ड एज फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या स्टेट करता है, दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन ए कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, जब कोई कैटायन किसी एनायन के साथ या एनायन के पास जाता है, तो उस केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैटायन। सपोज हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक कैटायन है और दूसरा स्पीसीज क्या है, एनायन। इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है पॉइंट। जब कोई कैटायन किसके क्लोज जाएगा, एनायन के अप्रोच। ठीक है, व्हेन द कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, ये तो हमने एक्चुअल वैसे लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन विल शोज अट्रैक्शन, और वी कैन से दैट इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। जो हमारे पास एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अट्रैक्शन शो करेगा किसके साथ, कैटायन के साथ। तो दोनों केस में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यूरिंग अट्रैक्शन गेट डिस्टोर्टेड, उसकी जो ज्योमेट्री है या जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। सो इट विल प्रोड्यूस एन अफेक्ट, दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। किसका होगा पोलराइजेशन, एनायन का। क्लियर है पॉइंट। जब कोई कैटायन एनायन के क्लोज जाएगा, तो उस केस में जो एनायन है वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट डिस्टोर्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। और जिस पावर से कैटायन ने पोलराइज किया है, और द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन, अब ये कैटायन इसको पोलराइज करवा रहा है, तो इस कैटायन की जो पावर आएगी जिसकी हेल्प से पोलराइज करवाता है, दैट पावर इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। Or it is also called as polarizability because it is the ability or tendency of the anion to get polarized. ठीक है, polarizing power बोल सकते हैं, और we can say that it is also called as polarizability, means it is the tendency or ability of the anion to get polarized, या पोलराइज हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पर पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा,
उस केस में न्यूट्रलाइजेशन चार्ज का क्या होगा, ज़्यादा। मोर इज द पोलराइजेशन प्रोड्यूस, ग्रेटर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि जितना पोलराइजेशन होगा इट मीन्स दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस। क्लियर है। जितना न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा उस केस में आयोनिक करेक्टर कंपाउंड का क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, एंड द कोवलेंट करेक्टर increases. When ionic character decreases and covalent character increases, this property occurs or appears when greater is the polarization. जितना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उस केस में उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर इज़ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। चार्ज कहाँ पर डेवलप होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। अगर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा इट मीन्स अब वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स कम होंगे, इट मीन्स आयोनिक करेक्टर वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कोवलेंट करेक्टर विल इंक्रीजेज। सो दिस प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन एटसेट्रा आल्सो शोज चेंजेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। प्रॉपर्टी कौन कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, सोलबिलिटी इन वाटर हो गया। अगर हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज। क्लियर है पॉइंट। तो पोलराइजिंग पावर के बेसिस पे जो भी हमारे पास कैटायन है या जो भी पोलराइजेबिलिटी है एनायन की, उसके बेसिस पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और उस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे यहाँ पर, फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास कोई कैटायन है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या स्टार्ट किया, अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपाउंड 100% आयनिक हो। उस आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कौन सा करेक्टर आ सकता है, कोवलेंट। अगर कोई कंपाउंड कोवलेंट है देन इट आल्सो पोजेस सम आयनिक करेक्टर। बिकॉज मैंने कैटायन approaches the anion, they undergo attraction, or we can say that electron cloud of the anion attract towards the cation। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे अट्रैक्शन होगी यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो सिमेट्री है, जो शेप है, वो क्या हो जाएगी, चेंज, इट विल गेट डिस्टॉर्टेड एंड दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ द anion। अब anion वहाँ पर क्या हो चुका है, पोलराइज। ठीक है, पोलराइज मीन्स उसके ऊपर चार्ज डेवलप होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टी को जो एनायन शो करता है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज। और कौन पोलराइज करेगा इसको, कैटायन। सो कैटायन पोजेस पोलराइजिंग पावर, ताकि वो एनायंस की तरफ जाके उसको अट्रैक्ट कर सके। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे जब भी किसी स्पीसीज के अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मीन्स जब भी कैटायन की तरफ जब भी कोई कैटायन एनायन की तरफ मूव करेगा तो पोलराइजेशन फैक्ट इंक्रीज होगा। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होता है तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो वहाँ पर आयोनिक करेक्टर बॉन्ड का डिक्रीज होगा और कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो कोवलेंट करेक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए जो कोवलेंट बॉन्ड बनती है उसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स विच फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं, तो फर्स्ट आएगा इसके अंदर साइज ऑफ कैटायन। क्लियर है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा, स्मॉलर दी कैटायन, तो उस केस में जो पोलराइजिंग पावर है वो उतनी ज़्यादा होगी इसके अंदर। जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। इट मीन्स कंपाउंड का नेचर कैसा आ जाएगा, कोवलेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड है, लिथियम क्लोराइड और दूसरे पोटेशियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड मोर कोवलेंट है, आउट ऑफ दिस विच इज़ मोर कोवलेंट। अब जो Cl है वो एनायन है, सेम साइज। कैटायन चेक करते हैं यहाँ पर, इसमें है Li पॉजिटिव और इसमें है K पॉजिटिव। किसका साइज स्मॉल है, लिथियम। देयरफॉर लिथियम क्लोराइड इज कंसीडर्ड एज मोर कोवलेंट। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड फैक्टर इसके अंदर आएगा लार्ज साइज ऑफ एन आयन, लार्ज साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज लार्ज है तो उस केस में पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर लार्जर द एनायन, अगर एनायन का साइज कैसा है, लार्ज, सो इन दैट केस ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। इट मीन्स उसका जो पोलराइजेशन इफेक्ट होगा वो ज़्यादा आ जाएगा। ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, इट मीन्स कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा। इट मीन्स जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस के साथ, वो होल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। दैट्स वाई वी कैन से दैट हमारे पास सपोज लिथियम हैलाइड्स हैं। फर्स्ट इज लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड। तो इनमें से हम चेक करते हैं
कि जो एनायन प्रेजेंट है, अब क्या बार कैटायन सेम है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो सबसे लार्ज साइज किसका है? I नेगेटिव। तो जितना इसका साइज लार्ज होगा उतनी इसकी टेंडेंसी क्या होगी? पोलराइज होने की ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर कोवलेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देयरफॉर कोवलेंट फैक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस। इसका मैक्सिमम होगा, इस केस में क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्लियर है पॉइंट। और इसकी वजह से इसका इफेक्ट पड़ेगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे पड़ गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन पे पड़ गया। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका सबसे कम आएगा? लिथियम आयोडाइड का। ठीक है, मैक्सिमम किसका आ जाएगा? लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर करैक्टर कैसा आ चुका है? कोवलेंट आ चुका है। तो जल्दी से कंपाउंड क्या हो जाएगा? मेल्ट। यहाँ पर कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इसको मेल्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा? हाई। लिथियम फ्लोराइड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम आयोडाइड पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर है इसके अंदर लार्ज साइज लार्ज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? लार्ज। ठीक है, यानी कि जो कैटायंस एनायंस हैं उनके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो लार्ज होगा। तो हमारे पास जो बॉन्ड आएगी उसका नेचर कैसा होगा? ठीक है, लार्जर दी चार्ज ऑन कैटायन एंड दी एनायन, इन दैट केस ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। अगर यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है कैटायन के ऊपर, मान लिया 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो जो 3 पॉजिटिव वाला होगा उसके अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी ताकि वो रेस्पेक्टिव एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्लियर है पॉइंट। तो उसके वजह जो बॉन्ड आएगी, अब पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया, जितना कैटायन का साइज़ क्या होगा? लार्ज। इट मीन्स वहाँ पर पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है तो न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा है तो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? कोवलेंट। इट मीन्स वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मान लें हमारे पास हैलाइड्स हैं NaCl, नेक्स्ट इज MgCl2 एंड थर्ड इज AlCl3। 3 आ गई है। अब सबसे स्मॉल कैटायन Na पॉजिटिव, फिर है Mg2 पॉजिटिव, फिर है Al3 पॉजिटिव। हमारे पास ये आगे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। हाई चार्ज किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम के ऊपर। तो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है कि ज़्यादा एनहांस को क्या कर सकता है? ये पोलराइज कर सकता है। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो न्यूट्रलाइजेशन भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा आ जाएगा? कोवलेंट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। सो सिमिलरली ग्रेटर द चार्ज ऑन द एनायन, इसके अपोजिट हमारे पास दूसरा फैक्टर भी है। जितना एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा इट मीन्स ये एनायन उतनी जल्दी क्या हो जाएगा? मोर इजीली इट विल पोलराइज। उतनी जल्दी ये एनायन भी क्या हो जाएगा? पोलराइज। मीन्स कैटायन की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, फिर न्यूट्रलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, तो कोवलेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और आयोनिक फैक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लास्ट फैक्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द कैटायन। इफ़ द कैटायंस हैव द सेम साइज एंड चार्ज, अगर हमारे पास कोई कैटायन है, डिफरेंट कैटायंस हमारे पास, उनका साइज़ और चार्ज दोनों कैसे हैं? सेम है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बॉन्ड कोवलेंट है या आयोनिक है? तो उस केस में हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा दैट वाज कंसीडर्ड और दैट वाज टेकन एज द स्पीसीज विच पोजेस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। जिस स्पीसीज के पास नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन आ जाएगी, स्यूडो का मतलब है फॉल्स, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 18, उसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी देन विद द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। मान लिया 2 कैटायंस हैं, एक के पास एग्जैक्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है और एक के पास कैसे है? स्यूडो नोबल गैस। तो जिसके पास स्यूडो नोबल गैस है उस कंपाउंड के अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इट मीन्स उस केस में जो कोवलेंट फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एग्जाम्पल है इसके अंदर, सपोज वी हैव 2 कंपाउंड्स, एक है कॉपर क्लोराइड और दूसरा लिया सोडियम क्लोराइड। आयनिक फॉर्म में इसको हमने इसमें अंदर में लिख दिया। ठीक है, सोडियम Na पॉजिटिव, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 8। लेकिन जो Cu पॉजिटिव है इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया, इसके पास कितने बचेंगे? 2, 8, 18, 18 और 2 20 और 20 और 8 28। तो जिसके पास स्यूडो नोबल गैस है, मीन्स जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो स्पीसीज कैसा होगा? दैट इज कंसिडर्ड एज more covalent as compared to the species with noble gas configuration। क्लियर है पॉइंट। तो ये फैक्टर्स थे जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि फजांस रूल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करते हैं।
क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसके अंदर सिंपल पॉइंट है, हम पहले भी कर चुके हैं 10th क्लास में। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होंगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा होगा, इन दिस केस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम आयोनिक, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रेदर देन आयन। यहाँ पर जो स्पीसीज होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा लेस होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कैसे होंगे, लो। कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। दे हैव नो फ्री आयंस देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं, आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड। तो इस केस में जो कंपाउंड्स आएंगे उनके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आयंस नहीं होंगे, तो इस केस में आयोनिक रिएक्शंस नहीं होंगी। रिएक्शनल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एज द एटम्स इन द कोवलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो they are rigid and directional, hence atoms in the molecule take up different directional arrangement and thus show structure and the stereoisomerism। stereoisomer का मतलब क्या है, arrangement of atoms in the space। वो स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट कब आएगा, जब ये स्पेसेस कैसे होंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेंगे। और ये कब शो करेंगे, जब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में वो इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर।